हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के बेसिक्स पढ़े थे, उसमें किस प्रकार से भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं, अगर आपको परसेंटेज दिया जाए तो उसको किस प्रकार से भिन्न में चेंज करते हैं, और किसी भी संख्या का कोई कितना प्रतिशत है ये देखा था। परसेंटेज को सोल्व कैसे करते हैं, किसी संख्या का 10%, 20% कैसे निकालते हैं ये देखा था। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि कोई ए और बी मान लो दो संख्याएं हैं, कोई किससे ज़्यादा है दूसरी वाली कम है, तो कौन किससे कितना ज़्यादा है किससे कम है, और जो ए है मान लो ए ज़्यादा है बी से तो वो उसका कितना प्रतिशत है और कितना दूसरा वाला जो है उससे कितना प्रतिशत कम है। तो हमने लगभग जो बेसिक्स थे परसेंटेज के वो सब पढ़ लिए थे। आपको एक आइडिया हो गया था कि परसेंटेज चीज़ क्या है, परसेंटेज में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या परसेंटेज का जो बेस है वो क्या है। आज मैंने कहा था कि हम अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से जितने टाइप बन सकते हैं क्वेश्चंस के, जो एग्जाम में हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं स्टेट पीसीएस से लेके जो भी एग्जाम हुए हैं जिसमें परसेंटेज आता है, वो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके एग्जाम में जो आएंगे वो किस प्रकार से आ सकते हैं, वो हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। और जैसे क्वेश्चन का टाइप आएगा उसी में हम समझाएंगे कि अगर इस प्रकार का टाइप आएगा तो इसको कैसे सोल्व करना है। बाकी एक क्वेश्चन हम पहले करेंगे, उस पर 2-3 क्वेश्चन और होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राम का वेतन 630 से बढ़कर 700 कर दिया, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो ये बिल्कुल सबसे साधारण क्वेश्चन है परसेंटेज का, जो बेसिक्स जानते हैं, आपने कल बेसिक पढ़ाई था उसके बेस पे सबसे जो इजी क्वेश्चन हो सकता है वो यही है कि राम का वेतन है 630, उससे उसको बढ़ा के 700 कर दिया, कितना बढ़ाया 70 बढ़ाया, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बताओ 630 पहले था अब 700 कर दिया तो कितना बढ़ा। अगर ऐसे नंबर में बात करें 630 से 700 हो गया, नंबर में 70 बढ़ गया, नंबर में जो बढ़ा 70 बढ़ा। लेकिन परसेंटेज में बात करें, मैंने कहा कि नंबर का मतलब तो जैसे 700 था उसमें 70 नंबर बढ़ गया, 70 बढ़ गया। लेकिन परसेंटेज का मतलब मैंने समझा था कि अगर इसको 100 माने तो कितना बढ़े, वही होता है परसेंटेज का मतलब। परसेंटेज का मतलब यही था कि कोई चीज़ अपने आप में 100 है यानी 10% है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 पे 10, ठीक है। मतलब परसेंट का मतलब ही मैंने कहा था कि 100 है, तो ये तो बड़ा 70 जब 630 हुआ तो परसेंटेज में निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, कितना बढ़ा 70, और किससे बढ़ रहा है, पहले वाले से बढ़ रहा है, 6 के साथ लिखा हुआ है तो इसको वो आएगा नीचे। परसेंटेज निकालना तो मैं इसको 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 0 से 0 कट रहा है और 7 को 9 बार जा रहा है, 7 9 63। अब ये आ गया आपके सामने 1/9। देखो यहाँ तक देखोगे तो ये 1/9 है, आगे 100। हमने कल पढ़ा था कि भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने बताया था 1/9 जो होता है उसको कितना परसेंटेज लिखते हैं, 1/9 जो होता है उसको कितना परसेंट लिखते हैं, तो मैंने कहा था 11 से 1/9%। जिसने याद कर लिया वो तुरंत लिख देगा इसको, जिसको याद नहीं था वो क्या करेगा 100/9 करेगा, फिर 9 का भाग देगा कि 11 बार जाएगा 99, फिर 1 बचेगा, 1 यहाँ लिख दोगे और 11 से 1/9%। इतना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा जिसको अगर डायरेक्ट याद नहीं होगा कि 1/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। जिसको याद है 1/9 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है 11 से 1/9, वो तुरंत कर देगा। जिसको याद नहीं है थोड़ा एक स्टेप उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि कम से कम जो लिखाए गए हैं आपको कल उनको कर लो, जितनी भी भिन्न को हमने परसेंटेज में चेंज किया उतनी कर लो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 75% में 75 ऐड करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो इसको भी करने के आपके पास 2 तरीके हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए कहीं भी कि कोई आपको नंबर दिया जाए उसमें इतना जोड़ा जा रहा है, तो वो नंबर प्राप्त हो रही है, उस नंबर का कोई 20% प्राप्त हो रहा है, 40% आ रहा है, या कुछ भी परसेंटेज प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का बेसिक तरीका तो क्या है कि आप उस नंबर को मान लो कि अक्स है, वो नंबर आपने मान लिया कि वो नंबर जो है अक्स है। अब इसका 75%, अब 75% अगर जिसको याद होगी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है वो तो लिख देगा 3/4, जिसको याद नहीं हो 75 और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करेगा और फिर बाद में 3/4 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको याद है तो तुरंत लिख दोगे अक्स का 75%, 75% मतलब 3/4। याद नहीं है तो अक्स गुणा 75, परसेंटेज हटाए तो 100, दोनों बात एक ही है, दोनों 3/4 है। मैं 75 ऐड किया, इसमें नॉर्मल 75 ऐड करना है, बस आपने 75 ऐड कर दिया, ठीक है जी। संख्या के 75% में 75 हमने ऐड कर दिया।
ये संख्या का 75% है। इसमें 75 ऐड कर दिया तो क्या मिलता है हमें, तो हमें वो संख्या मिलती है, वो संख्या क्या मानी हमने, अक्स, वो संख्या मिल गई अक्स। ठीक है, ये था इसका करने का तरीका। अब आपके एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी हर बार वो संख्या ही मिले। यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ बोल सकता है कि संख्या का 10% मिलता है, संख्या का 20% मिलता है, संख्या का 5% मिलता है, कुछ भी संख्या आ सकती है। तो आपको जो भी मिले, जैसे मान लो कि अक्स का आपको मिल गया a%, तो यहाँ क्या लिखोगे उस कंडीशन में, अक्स गुणा a और परसेंटेज हटाने के लिए 100, बस ये लिख दोगे। अगर यहाँ कोई भी वैल्यू जो परसेंटेज की वैल्यू ऐसी आए जिसका आप फ्रैक्शन में इजीली चेंज कर सकते हो, तो a% की जगह तुरंत वो लिख दोगे जो भिन्न जिसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो 25% ही आ जाए तो आप उसको लिख दोगे 1/4, तो अक्स गुणा 1/4 लिख दोगे। यहाँ पे तो एग्जैक्ट संख्या पूछी है, संख्या के अलावा कुछ भी आएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो जो भी चीज है। अक्स हमें पता करना, तो अक्स को हम एक साइड रख लेते हैं, यानी अक्स हमें पता करना है तो जो पता करना है उसको एक साइड रख लेते हैं और जो बाकी है उसको एक साइड कर लेते हैं। यानी अक्स मेरे पास इधर है, अक्स मेरे पास इधर है, इधर जो है 3x/4 है और इधर सिर्फ अक्स है। ये वाला बड़ा है तो मैं सबको उधर ले जाता हूँ, अक्स माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3x/4 और ये इक्वल है 75 के। अब इसको नॉर्मली सोल्व कर लो, यहाँ 4 आप एलसीएम लेके कर लो या सीधा 4x माइनस 3x/4 क्या होता है, x/4 इक्वल टू 75। इनको कर दो आपस में गुणा, 75 4 से गुणा होगा तो क्या होगा 300, तो संख्या क्या हो जाएगी 300। ये तरीका था आपके पास एक तो करने का। दूसरा ये था कि आपके पास ऑप्शन पड़े थे सारे, आप ऑप्शन से कर सकते थे। जिस भी ऑप्शन को उठाओ आपको करना था कि 75% में 75 जोड़ना है। 75% निकालना हमेशा इजी है क्योंकि 75% का मतलब है 3/4, तो किसी भी संख्या का आप 3/4 इजीली निकाल सकते हो। जैसे 400 का 3/4 क्या करोगे 300 हो जाएगा, 300 का 3/4 क्या करोगे, अब 75 गुणा 3, देखो 300 का 1/4 निकालोगे आप 300 का 3/4, तो आप 4 से दोगे 75 को 3 से गुणा करना है। 60 का 3/4 ये भी निकालना आसान है, यहाँ 15 हो जाएगा, और 50 का 3/4 ये क्या हो जाएगा, यहाँ 25 और 75/2 हो जाएगा ये। यानी इन किसी का भी आप पहले निकाल लेते 75% और फिर उसमें ऐड कर देते 75, जो भी निकालते उसमें 75 ऐड कर देते। आपको तो जहां भी आंसर मिल जाता वहीं रुक जाना था। जैसे अगर आपको पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया तो बाकी को चेक अपने को नहीं करना है, आपको दूसरे में मिला तो फिर नीचे वाले को चेक नहीं करना है। कभी कभी हो सकता है कि आपको चौथे में जाके आंसर मिले, तो आप इसमें ऐड करोगे 75 तो वो संख्या बन जानी चाहिए। अगर इसके 75% में 75 जोड़ू तो 400 बन जाना चाहिए, अगर 300 के 75% में 75 जोड़ू तो 300 बन जाना चाहिए, 60 के 75% में 75 जोड़ू तो 60 बन जाना चाहिए, और 50 के 75% में 75 में जोड़ू तो क्या बन जाना चाहिए 60 के तो 50 बन जाना चाहिए। तो आप इन दोनों ऑप्शन को तो ऐसे भी उठा सकते थे कि 60 का 75%, अगर 75 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली संख्या से तो बड़ा ही होगा। 60 में अगर 75, 60 का कितना भी परसेंटेज निकालो, अगर मैं 75 जोड़ूंगा तो 60 तो कैसे आ जाएगा। तो इन दोनों को तो आप वैसे भी उठा देते, आप सिर्फ आपके पास ये 2 ऑप्शन थे सोल्व करने के लिए, ऐसे इसको करना था। दोनों तरीके थे, बेसिक से जाना चाहते थे ऐसे कर सकते थे, ऑप्शन से सीधा जाना चाहते थे तो ऐसे कर सकते थे। दोनों को तो आपने देखते हटा दिया कि इनको मैं ले नहीं सकता, मेरे पास 2 ऑप्शन है। इसका निकाल लिया पहले 75% 300, अब इसका तुरंत निकाला 3/4 निकाला 300, 300 में 75 जोड़ा तो 375 हो रहा है, इसका मतलब 400 होना चाहिए था, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा आपके सामने। ठीक है, अब ये तो एक क्वेश्चन था, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर कुछ भी आए, यहाँ 75% ना आए, कुछ भी परसेंटेज आ जाए, यहाँ 75 ना आए, कुछ भी ऐड करा दे, यहाँ सिर्फ संख्या प्राप्त ना हो, संख्या का कितना भी प्रतिशत प्राप्त करना हो, पहला तरीका तो हमेशा आपके पास ऑप्शन रहेगा, और दूसरा तरीका जो रहेगा ये बेसिक तरीका रहेगा। अगर आप उससे कर पाने में कंफर्ट है तो उससे कर लेना, और नहीं तो फिर ये तो आपको आंसर दे ही देगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, यदि अक्स का 8% जो है y का 4% है तो अक्स का 20% क्या होगा। अब आपको जब भी कहीं यहाँ दिया जाए ऐसे, ये आपको जब भी ये दिया जाए 1 का, आपको मान लो दे दिया p% इक्वल टू b का q%, आपको ये गिवन है, तो आपको हमेशा ये लिख लेना है कि a और b का अनुपात जो है ना, तो a और b का जो अनुपात हो ना तो q और p होगा। यानी a के साथ p है तो ये b का होगा, और q के साथ p, q जो है b के साथ है तो ये होगा a के साथ। अभी कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ, आपको सीधा याद रखना है। ये तो
कि अगर आपको ऐसे दिया जाए कहीं भी a का p परसेंट इक्वल टू b का q परसेंट, तो a और b का जो रेशियो होगा वो होगा q और p। कैसे होगा वो देख लो। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, a का p परसेंट का मतलब क्या लिखोगे, p बटा परसेंटेज हटाओगे तो 100 कर दोगे। b का q परसेंटेज करोगे, b गुणा परसेंटेज हटाओगे तो 100 कर दोगे। 100 दोनों जगह से कट जाएंगे, b नीचे आ जाएगा a बटा b, और q इधर रहेगा q और p यहाँ आ जाएगा नीचे। देखो a के साथ क्या आया, q और b के साथ p, a के साथ q और b के साथ p। यानी आपको ये जो एक स्टेप है, इस स्टेप को आपको स्किप करना है या आपको नहीं करनी। इसका डायरेक्ट अगर आपने जहाँ भी ये देखा उसका डायरेक्ट ये लिखना है, आपको ये जो स्टेप है इसको स्किप करना है, ये स्टेप अपने को यूज नहीं करनी। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ पे देखो, यहाँ आप तुरंत पता कर दोगे कि x और y का जो अनुपात है वो क्या है। x और y का अनुपात क्या है बताओ। यहां कर दिया x का 8% इक्वल टू y का 4%, तो तुरंत लिख दिया x और y का अनुपात है, x का जो होगा y के साथ है 4 और y होगा जो x के साथ है 8, यानी 1 और 2 इनका अनुपात हो गया। 1 और 2 x और y का अनुपात हो गया, यानी जो y जो है वो x का दुगुना है। सीधी सी बात है, y जो x का दुगुना है, इतनी बात से ये क्लियर हो रही है मेरे। तो कह रहा है कि x का 20% क्या होगा, x का 20% क्या होगा। अब यहां से पहले तो मैंने क्या देखा कि जो y जो है x का डबल है, तो x का 20% जो होगा, y तो डबल है तो उसका जो आधा होगा यानी 20% की जगह 10% होगा, वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि y जो है ना डबल है, तो y का अगर परसेंटेज निकालोगे, जैसे दोनों का 10% में निकालने के लिए बोलूं, तो x अपने आप में दुगुना है, तो उसका 10% भी उसके जो 10% होगा x का उससे दुगुना होगा। तो जब x का 20% निकालना है, इसको अगर इक्वल करना है तो y के 10% की इक्वली तो होगा। पहली बात तो ये, या फिर ऐसे देख सकते थे, x जो है आपने x आ गया आपके 1, तो 1 का 20% क्या हो गया 1/5, और y का क्या होगा 1/5। अब चाहे तो 1/5 देख लो कि y का कितना परसेंट है। जैसे 1/5 जो है ना वो y का कितना परसेंट है, एक तो ऐसे देख सकते हो आप 1/5 और y का निकालना y 2, ऐसे तो निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर लिख दिया, कितने में से निकालना हो उसको नीचे लिख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1/10 गुणा 100, ये आ गया 10% ऑफ y। ऐसे इसको कर सकते थे, या तो सीधा कर सकते थे जैसे मैंने बोला कि आपके आ गया कि x जो है y से आधा है, ऐसे बोल सकता हूं मैं, या ऐसे बोल सकता हूं कि y जो है x का दुगुना है। तो जब x का y% निकालना है, x मेरे कम है, कितना कम है, आधा कम है y से, तो y का आधा परसेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 20% की बात कर रहे हैं तो यहाँ 10% इक्वल हो जाएगा। या फिर जैसे ऐसे सोल्व करना चाहते थे तो आप ऐसे कर सकते थे इसको। अब कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने जहां यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी जाए, आप तुरंत उन दोनों का अनुपात निकाल लोगे और फिर जो भी आपको पूछे आगे परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। फिर तो पहले आपको अनुपात निकालना है, इस स्टेप को यूज में बिना करते हुए सीधा अनुपात निकालना है। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो, यदि किसी भिन्न का अंश 15% बढ़ा दे और हर 4% घटा दे तो वह भिन्न जो है 15/16 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। रियल जो भिन्न थी वो क्या है, यह आपको पता करना है। कोई भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है x बटे y। ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है अंश और नीचे वाला हर। ये होती है कोई भी भिन्न, x बटे y की फॉर्म में होती है, या बोले तो p बटे q की फॉर्म में होती है। यानी जो ऊपर है वो अंश है और नीचे वाला जो है हर है। भिन्न का फॉर्मेट यही होता है। कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने 2 लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरह की भिन्न है, क्योंकि इसके नीचे अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये हमेशा 1 लिखा होता है। तो भिन्न तो होती है, कोई भी रियल नंबर है जो भिन्न तो होती ही है। यहां लिख दिया आपने ऐसे। परिमेय संख्याएं जो होती है जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और हर संख्या को आप जैसे 3 है तो इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि नीचे तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी भिन्न। अब कह रहा है अंश को 15% बढ़ा दिया, ये जो है ना अंश, इसको 15% बढ़ा दिया, अंश जो उसको 15% इंक्रीज कर दिया आपने, और हर को जो 8% घटा दिया, 8% घटा दिया। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, तो भिन्न जो हो गई आपकी 15/16 हो गई। अब अक्ष को जब आपने 15% बढ़ाया तो अक्ष कितना हो गया, जब मैंने कहा कि कोई संख्या है जैसे मान लो 100 है, उसको मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया 100 को, तो ये कितनी बन जाएगी, 100 का 20% 20 यानी 120 बन जाएगी।
ठीक है, ये तो सर 100 था इसलिए आपने आसानी से कर दिया, इसकी जगह कोई और होती तो कोई, आपने तो यहाँ तो 100 मान रखा था और परसेंटेज अपनी आप में 100 होती है तो 20% तो आपने 20 बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता, कोई और संख्या होती, जैसे आपके होती कोई मान लो 140 है, इसको इंक्रीज करना है, 140 को 30% इंक्रीज करना है, तो क्या मान होगा अब इसका? तो 140 है, ये अपने आप में कितना है? अपने आप में कितना है? ये 100 है। मैंने कहा कि परसेंटेज अपने आप में कोई भी संख्या का 100% अपने आप में वो संख्या होती है, तो 140 अपने आप में 100% है। मेरे को 30% इंक्रीज करना है, 100 था 30 इंक्रीज करना है, तो कितना करना है? 130 करना है, तो इसका 130% आप निकाल लोगे, इसका 130% निकाल लोगे, वही हो जाएगा इसको इंक्रीज करने पर। आपने पूछा कितना इंक्रीज किया, तो अगर 140 का 30% इंक्रीज किया तो वो 30 निकाल लोगे, 30%। आपको पूछेगी कितना इंक्रीज किया, तब निकालोगे 30%। आपको पूछेगी इंक्रीज होने के बाद वो क्या बन गई, वो बन गई 140 गुणा 130/100। ठीक है, अब कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे अंश था वो 15% इंक्रीज हुआ है, अंश जो था वो 15% इंक्रीज हुआ है, तो अंश क्या हो गया? अक्ष था। मान लिया कि आपने माना कि अंश जो था अक्ष था, अक्ष था, 15% इंक्रीज हो गया वो, तो कितना हो गया? 15% इंक्रीज। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, अक्ष था वो अपने आप में 100 था, 15% इंक्रीज होकर क्या बन गया? वो 115 बन गया। तो अक्ष का आप निकालोगे 115 बटे 100, ये होगी जो भी बढ़ा हुआ अंश है वो ये होगा। और y क्या है? हर 8% घटा, तो y घटा 100 में से 8 घटा तो 92 बटा 100। अब मेरे को ये 100 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था कि ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, तो मैं नहीं लिखता तो भी ये चल जाता। तो ये संख्या अब क्या हो गई? अगर ऐसी चीजें इसमें करने के बाद, अंश को बढ़ाने और हर को घटाने के बाद, ये जो भिन्न थी वो क्या बन गई अपनी? वो भिन्न बन गई 15/16। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लो। पहले तो किससे काटोगे आप? 5 से काट लो, 5 3 15, और यहाँ क्या हो जाएगा? 23। यहाँ क्या हो जाएगा? 23 से कट गया 2392, और यहाँ क्या हो गया? 4। तो क्या आ गई भिन्न आपके? भिन्न तो अक्ष बटा वाई थी, अक्ष बटा वाई क्या आ गया? 3/4। 3/4 जहाँ भी आंसर है उसको आंसर कर दो, 3/4। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आज 15% बढ़ाने की बात कर रही है, कल को 20% बढ़ा दे, 25% बढ़ा दे, अंश को घटाने की बात कर रही है, हर को घटाने की बात हो रही है, हर को भी कल को बढ़ा दे, 8% की बात है यहाँ पे, कुछ और इंक्रीज हो और कमी हो, 8 की जगह 10 हो, 15 हो, 5 हो, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो मैंने किसी भी संख्या को बताई, किसी भी संख्या को, एवरी नंबर, एक को 20% बढ़ाने पर संख्या क्या होगी, यह कहना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने कहा कि a अपने आप में 100 होता है, तो इसको कितना परसेंट बढ़ाया? 20%, तो ये कितना बन गया? 100 प्लस b, और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने 100 का भाग दिया। ये तो हो गई नई संख्या। और आपको पूछे कितना बढ़ाया, तब सिर्फ एक का 20% निकालना है, एक का 20%, इतना बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद संख्या ये हो गई। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कितना बढ़ाने के बाद संख्या क्या बन गई वो, और कितना बढ़ाया है वो। ठीक है, अब अंश की बात थी तो आपने क्या किया था? अक्ष था, 15% बढ़ाया था तो आपने किया था 100 प्लस 15 बटे 100। 8% घटाया था तो आपने क्या किया था? अगर घटाने की बात होती, यहाँ पे घटाना होता, यहाँ घटाना होता तो यहाँ करते आप प्लस की जगह माइनस। जैसे 8% घटाए तो यहाँ क्या किया आपने? 100 माइनस 8, तभी 92 आया। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? अब इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आएंगे आपके एग्जाम में कि इतने से इसको गुणा करना था, इसने भाग दे दिया, या भाग की से गुणा कर दिया, या गलत संख्या से गुणा कर दिया, उल्टी संख्या से गुणा कर दिया। तो आपको क्या करना है? हमेशा ये लिखना है। जैसे करना क्या था? 5/3 से करना था, उसने कर दिया 3/5 से। इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ गया? 25, और इधर आ गया 9। ये एग्जैक्ट में, ये मानो कि ये एग्जैक्ट में उसके उत्तर आना चाहिए था, और आ गया इसके ये। तो कितना कम आया है उसके? 16 कम आया। और किससे प्रतिशत की त्रुटि निकालनी है, तो किससे? जितना उसके आना चाहिए था उससे, तो 25 से कम आ गया। परसेंटेज में निकालना तो गुणा 100, 25 के 100, 16 के 64%। ठीक है, ये तो था इसका डायरेक्ट तरीका करने का।
आपको सर कोई बेसिक तरीका, डायरेक्ट तो आपको समझ में आ गया और एग्जाम में करना भी डायरेक्ट है, लेकिन क्या दूसरा तरीका हो सकता है इसका? दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आपको फिर अक्स मानना पड़ेगा संख्या को। आपको मानना पड़ेगा कि मान लिया कि वो संख्या अक्स थी जिसके साथ ये कैलकुलेशन या ये संक्रियाएं जो दोनों थी वो करनी थी। आपने कहा कि वो संख्या थी अक्स, ठीक है जी, वो संख्या लेट नंबर इज अक्स। आपको करना था अक्स गुणा 5/3, तो वास्तव में मेरा रिजल्ट जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 5x/3, लेकिन क्या हुआ फिर? अक्स की बात नहीं कर रहा मैं, तो आप उस संख्या को कुछ मान के भी देख सकते हो। उस संख्या को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। जैसे मैं कहूं कि इन दोनों का एलसीएम क्या है, 5 और 3 15 है ना, उस संख्या को 15 मान लो। मान लिया कि वो नंबर थी 15, उसको गुणा करना था 5/3 से। 5/3 से गुणा करता तो मेरे रिजल्ट आता 25, ठीक है। लेकिन मैंने कर क्या दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। संख्या मेरी 15 थी, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन कर मैंने 3/5 से दिया। तो वास्तव में मेरा रिजल्ट जो है ना वो क्या आया, 9। मेरे रिजल्ट आना चाहिए था 25, मेरे आ गया 9, यानी मेरे को 16 कम रिजल्ट आया। जो मेरे को चाहिए था उससे 16 कम आया, और जो चाहिए था वो कितना था, वो 25 था। परसेंटेज में निकालना है तो 100। यानी मैंने इसके माध्यम से आपको कहा कि आप अक्स भी नहीं मानना चाहिए तो उस संख्या को कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी से मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है सर। आप तो बता रहे हो कि उस संख्या को कुछ भी मान लो, लेकिन आप 15 क्यों मान रहे हो? मैं 15 इसलिए मान रहा हूं कि दोनों का एलसीएम जब मैं मान लूंगा तो ये नीचे जो है ना कट जाएगी, दोनों बार कट जाएगी, तो जो मेरी कैलकुलेशन होगी वो भिन्न में नहीं होगी। साधारण संख्या में मेरी भिन्न कैलकुलेशन होगी, और मेरे को कैलकुलेशन करना साधारण भिन्न में आसानी से आता है, और कंपेरेटिवली भिन्न की तुलना में साधारण संख्याएं होती है उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करना ईजी होता है। इसलिए मैंने इन दोनों को 15 माना। तो आप भी कोशिश करना कि उसको माने इनके एलसीएम से ही गुणा करें, ठीक है। आपको भी उनके एलसीएम से ही गुणा करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, अक्स मान सकते हो, अक्स या पहले वाला जो मैंने तरीका बताया उससे कर सकते हो, या इसके अलावा आपकी मर्जी, 1 मानो, 2 मानो, 3, 4 कुछ भी आप मान सकते हो। अब आगे ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो, यहाँ 5/3 की बात थी, आगे 2/5, 8/4, 4/16 कुछ भी बात आए, आप उस संख्या को कुछ मान लो। चलो पहला वाला तरीका तो आपको ऐसे लगा कि थोड़ा ऐसे और ज्यादा इजी था, लेकिन आप फिर दूसरे तरीके पे जाना चाहिए तो आप उसको अक्स मत मानो, आप उसको अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या मान लो। यहाँ बट्टे में थी दोनों संख्याएं, इसलिए मैंने दोनों का एलसीएम मान लिया। जब बट्टे में नहीं होगी तो अपनी मर्जी से 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, क्योंकि उसको तो कैलकुलेट आप वैसे भी आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% है, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी किसके बराबर होगा? ये आपका जो है क्वेश्चन है। अब यहां भी चाहे तो मैंने क्या बोला था अभी, जब भी कोई ऐसी बात आई, मैंने कहा था a का p% अगर इक्वल हो b का q%, ठीक है जी। तब मैंने कहा था a और b का जो अनुपात होता है वो q और p होता है। ये बात मैंने कहा था, मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको जब ये बात याद है तो आप तुरंत यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात ज्ञात कर लोगी। कैसे कर लेंगे सर? आप मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे, और तो कैसे करेंगे? आपने कहा a प्लस बी, अब एक की जगह यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, इसका अनुपात मेरे को निकालना है a माइनस बी से, ठीक है जी। ये 40% है, ये 60% है, तो उल्टा लिखना था, यहाँ 60 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, ठीक है जी। काट लिया जो कट रहा था, 3 और 2 का अनुपात आ गया सर a प्लस बी का और a माइनस बी का। अब आप यहां तक कर सकते थे, एक तो। अब अगला क्या तरीका था? अगला कहने का मतलब ये अनुपात जो आया ये तो आया a प्लस बी बटा a माइनस बी। इस अनुपात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया अनुपात, यही तो चीज है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आप कहोगे अब आगे अगर आप जिनको पता हो कि योगांतर अनुपात एक नाम का फॉर्मूला होता है, योगांतर अनुपात, CND रूल। उसमें क्या होता है, जैसे ये आपको दिया जाए कहीं भी, जैसे x बटे y बराबर p बटे q दिया जाए आपके, तो योगांतर अनुपात होता है, इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, ऊपर नीचे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, और यही सेम इधर कर लो, p प्लस क्यू बटा p माइनस क्यू। ये होता है योगांतरानुपात,
ठीक है, तो यहाँ पे यही लगाना है मेरे को। अगर इनमें दोनों को ऊपर लेके जोड़ूं तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और नीचे घटाना है मेरे को a प्लस बी माइनस ए माइनस बी था तो माइनस माइनस प्लस बी, ऊपर 3 प्लस 2 करना था, नीचे 3 माइनस 2 करना था, ऊपर आ गया b से b कट गया 2a, नीचे आ गया a से a कट गया 2b, 3 2 5 और 3 में से 2 गया तो 1, 2 से 2 कट गया, a बटा b क्या आ गया मेरे 5 और 1 आ गया a बटा b का मान। अब ये भी चीजें अनुपात में ही है, इसलिए मैंने 1 को तो मान लिया 5, b को मान लिया 1, तो जहां जहां a है उसकी जगह लिख दो 5, जहां जहां b है उसकी जगह लिख दो 1, और a की जगह 5 और b की जगह 1, 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 तो 7, और 5 और 1 6, 7 बटा 6 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये चीज थी इसमें। क्या किया मैंने? अब कहोगे कि सर योगांतर अनुपात थोड़ा समझ में नहीं आया, कोई दूसरा तरीका हो सकता है? मैं कहूँगा हो सकता है, दूसरा तरीका क्यों नहीं हो सकता? तो वो दूसरा वाला तरीका देखो, जिसको अगर योगांतर अनुपात समझ में आ गया वो इससे कर लो, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, उससे कर लेना आप इसको, वो आपको थोड़ा आसान भी लगेगा, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल वे है जिससे आप आज तक करते आए परसेंटेज को, इसलिए वो आपको थोड़ा इससे आसान लगेगा। तो ठीक है, आसान वाला कर लो। देखो आसान वाला क्या है, a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब होता है 40, परसेंटेज को हटाया मतलब नीचे 100, a माइनस बी का मतलब गुणा 60 की जगह 60, परसेंटेज हटाया मतलब नीचे 100। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं, इतनी चीज तो बेसिक चीज है, ये लिखा है मैंने, तभी तो आपको ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बेसिक चीज है। अब 100 से 100 कट गया, इधर 100 से 100 कट गया, इधर 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया, 2 से कट गया, यहाँ मेरे आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू यहाँ आ गया 3a माइनस 3b, यानी इधर जो 2 था इसको मैंने अंदर गुणा कर दिया, इधर जो 3 था इसको मैंने अंदर गुणा कर दिया। अब मेरे को a एक साइड लेना है, b एक साइड लेना है, तो अगर मैं b को इधर ले आऊं तो 2b और 3b कितना हो जाएगा, 5b, 3a माइनस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a बराबर 5b, ये मेरे आ गया a बराबर 5b, a बराबर 5b आ गया। सर b को नीचे ले आओ क्योंकि अनुपात क्या याद करना है, तो a बटा b क्या हो जाएगा 5, और नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अब मैंने कहा a को 5 मान लो, b को 1 मान लो, a की जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ 5 लिख दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 लिख दो, बटा 5 प्लस 1, वही सेम वैल्यू आ गई इसका, सेम आंसर आ गया इसका। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो उसको। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये टाइप देखते जा रहे हैं, देखो एक एक, आपको ऐसा आ जाए तो ऐसे करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि तुरंत अपन लेवल पे आ गए, एक एक क्वेश्चन बेसिक से करते जा रहे हैं हम, लेकिन कोशिश करने की सब चीजें क्वेश्चन के थ्रू ही समझे। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, a और b का अनुपात। अब सीधा अनुपात ही पूछा है, देखो चीज वही है, जो जो आपको चीजें बोली गई है उतना आपको करना है। क्या बोला, a के 5%, तो a का 5% का मतलब गुणा 5% मतलब 5, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे कर दिया मैंने 100, प्लस b का 4%, b की जगह b का मतलब गुणा 4% का मतलब 4, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। ये जो है a के 6%, a गुणा 6, परसेंटेज हटाया नीचे 100, प्लस b के 8%, b गुणा 8/100 के योग का 2/3 है। ये जो है a का 5% तब b के 4% का योग, ये जो है ना ये इसका योग है, ये दोनों के योग का 2/3 है, तो यहां लिख दोगे आप 2/3। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आप बताओ एक चीज, मैंने तो लिखा, जो चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी,
कि दो संख्या a और b इस प्रकार है कि एक का 5% प्लस b का 4% इज इक्वल टू एक का 6% प्लस b का 8% के योग का 2/3, इन दोनों का योग का 2/3 आपने कर दिया। अब एक चीज बताओ कि 100 लिखने की मेरे को जरूरत थी क्या? आप बताओगे ये मैंने नीचे 100 लिखा, इसकी क्या मेरे को कहीं भी आवश्यकता थी? आप कहोगे कहीं भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब मैं इन सब से 100 कॉमन लूंगा, जैसे यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो बाहर आ गया, यहाँ आ गया 5a प्लस 4b, इधर 100 कॉमन लूंगा तो यह बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6a प्लस 8b गुणा 2/3। 1/100 से 1/100 खत्म हो गया, यानी मेरे को ये कॉमन लेना आवश्यक नहीं था, यानी अगर मैं यहाँ नहीं लिखता 100 तो भी कोई बात नहीं थी, ये कट जाता। तो पहला स्टेप ही अपना यही होता, ये मैंने लिख के बताया, लेकिन आपका पहला स्टेप ही एग्जाम में यही होता, ये होता ही नहीं जो 100 लिखने वाला। आपको सिर्फ इतना लिखना था, a का 5% यानी 5a प्लस b का 4% यानी 4b और a का 6% मतलब 6a प्लस b का 8% मतलब 8b का 2/3 बस इतनी सी चीज लिखनी थी। इस 100 को कहाँ तक लिखते जाएंगे? 2 क्वेश्चन में लिख लिया, 4 में लिख लिया, 6 में लिख लिया, फिर सीख गए हम, फिर सीख गए कि ये कट जाता है, इसको नहीं लिखना होता है, तो नहीं लिखा फिर। अब ये जो है ये पूरे के नीचे है ना 3, तो 3 इधर गुणा हो जाएगा, मतलब ये है तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये से तो 3 गुणा होगा तो 5 × 15a प्लस 4 × 12b बराबर 6a प्लस 8b। लेकिन ये 2 बाहर भी था तो 2 से पहले गुणा ही करके लिख दो आप, 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। ए को एक साइड ले लो, b को एक साइड ले लो, 15a इधर आ जाएगा 12a, 15a माइनस 12a बराबर 16b माइनस 12b। 15a में से 12 गए तो 3a बराबर 4b। मेरे को b नीचे लाना है, a/b क्या हो जाएगा 4, तो 4 रहेगा, ये नीचे चल जाएगा 4/3, 4/3 यानी 4:3। इसको ही तो लिख सकते हैं हम 4:3, 4:3 हो गए, ठीक है। यानी आपको सिर्फ इतना स्टेप लिखना था, पहला जो हम 100 लिख रहे थे वो नहीं लिखना था, सीधा यहाँ से करना था। यहाँ भी चाहे तो आप और छोटी चीज़ें कर सकते थे, जैसे आपको पता होता है ऐसे कि 5 × 15 प्लस 12 यहाँ तक आ गया। अब ये आपको ये स्टेप भी नहीं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको भी आप छोड़ सकते थे, तुरंत देख सकते 15a 12a इधर आया, 3a 16b 12b 4b तुरंत कर दो। अब फिर यही चीज़ आ गई, यहाँ से भी आप ये भी नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये आ गया 3a बराबर 4b। तो मैंने कहा था a और b का अनुपात चाहे परसेंटेज हो चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, जब यहाँ पे परसेंटेज लिखी हो रही थी तो भी वही बात थी, और ये से भी यही बात है कि a और b निकालना, तो जो एक a होगा वो b के साथ जो होगा वो आएगा 4, और b जो होगा वो a के साथ होगा वो आएगा। जहाँ कहीं भी ऐसी कंडीशन दिखे 3a बराबर 4b, तो जो a होगा वो b के साथ है वो, और b जो होगा वो a के साथ है वो, ये उनका अनुपात हो गया। अपन ने परसेंटेज में भी ऐसा अनुपात निकालना अभी सीखा था, सेम ही प्रोसीजर यहाँ पे करना होता है जब बीच में इक्वल का चिन्ह हो और परसेंटेज नहीं हो, कुछ भी हो, ठीक है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। देखो अब नेक्स्ट, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है, यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है, ये कह रहे हैं। अब यहां भी मेरे को लिखने की जरूरत है क्या? 100 नहीं लिख रहा, मैं सीधा कर रहा हूं। मैंने मान लिया बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, ठीक है। a का 40% a गुणा 40, बस इतना ही लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं लिख रहा मैं, नीचे 100 नहीं लिख रहा क्योंकि वो कट जाएगा। b का 60% b गुणा 60, ठीक है। अब यहाँ से सीधा अनुपात तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे सर? आपने अभी तो बताया था कि ये एक तरह से 40 a बराबर 60 भी है ना, कटने वाला तो काट लो, जैसे यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, 2 और 3 हो गया ये। तो ये क्या लिखा हुआ है? यही तो लिखा हुआ है ना 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। अभी जस्ट आपने बताया था सर कि जैसे ऐसा हो 3a बराबर 4b, तो a निकालना हो तो जो b के साथ है वो, और b का निकालना हो तो जो a के साथ है वो। यहाँ भी ये करना है, अगर a निकालना है और a निकालना है तो जो b के साथ है वो, b निकालना है तो जो a के साथ है वो। 3 और 2 का उनका अनुपात आ गया a और b का, a और b का जो अनुपात है वो आ गया 3 और 2, ठीक है जी, आ गया। अब लेकिन दोनों का योग तो 150 दे रखा है, लेकिन जो ये आया ये क्या है? ये तो अनुपात है,
तो संख्या क्या हो सकती है? अब चाहे तो दो तरीके आपके पास, यहाँ भी आप मान लो कि अक्स है, तो यहाँ मान लीजिए कि पहली जो है ना वो 3x है और दूसरी जो है ना 2x है, ठीक है। दोनों का मैंने योग किया तो क्या आया 5x, और वास्तव में योग पर्सन वाले ने कितना दिया है 150। अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 150/5 यानी 30, यानी अक्स की वैल्यू 30 आ गई। मेरे को पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी जो है वो 3x है, 3 गुणा 30 क्या आ गया 90, आंसर क्या आ गया 90। एक तरीका तो ये था। दूसरा सर, दूसरा ये था कि अक्स मत मानो, आप तो मान लिए कि ए जो है ना 3 है, 3 यूनिट है, और बी जो है 2 यूनिट है, दोनों मिला के 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 150, एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 150/5 यानी 30। और जो ए है बड़ी वो 3 यूनिट है, मेरे को 3 यूनिट की पता करनी है, तो 30 गुणा 3 बराबर 90। ऐसे भी आप कर सकते थे, या अक्स मान के आप कर सकते थे। देखो 3x यही तो है ना, बड़ी वाली संख्या 3x है, बी छोटी वाली संख्या 2x है, ये तो हमने माना है। अगर आप नहीं मानते तो यूनिट मान लो, उनको यूनिट मान के कर सकते तो अक्स का झंझट नहीं रहेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। ए जो है बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? हमने ऐसे भी कैलकुलेशंस किए थे। हमने किया, मैंने बोला था कि ए जो है बी से 10% कम है, ये बोला था मैंने। इसका फिर मैंने मतलब समझाया था कि एक है ए, एक है बी। 10% चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू कर लो, इनका अनुपात निकाल सकते थे हम ए और बी का। मैंने कहा था परसेंटेज से सीधा करना चाहे तो 20 से पूछ रहा है तो बी को मान लिया 100, 10% कम है तो 100 का 10%, 10 तो ए क्या हुआ 90, अनुपात क्या आ गया 9 और 10। ए और बी का अनुपात आ गया 9 और 10, ये हमने कल सीखा था। मैंने कहा था अगर ऐसे नहीं करना चाहिए, आप जानते हो कि इसकी वैल्यू 1/10 होती है, तो नीचे वाला जो होता है वो से होता है, तो बी अगर 10 है और ये 1 कम है तो ए क्या होगा 9। आप कर सकते थे इसको ऐसे, आपके पास दोनों तरीके थे करने के। लेकिन सर जब 1 से ज़्यादा आ जाए, यहाँ तक तो 2 ही संख्याएं थी ए और बी, यहाँ ए और बी थी, 2 से ज़्यादा आ जाए, 2 से ज़्यादा यहाँ पे आ गई, उसको देख लो 2 से ज़्यादा आ जाए तो कैसे सोल्व करना होता है। अगर 2 से ज़्यादा आती है संख्याएं तो उनको कैसे सोल्व करें? 2 तक तो आपने कर लिया, पर 2 से ज़्यादा में, 2 से ज़्यादा में हम देखते हैं अभी। यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज के साथ साथ हम रेशियो को भी यूज करेंगे, रेशियो का नॉलेज भी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है। मैंने कहा अगर आपको फ्रैक्शन करना आता है तो 40% को मैंने बोल दिया 2/5, सही है कि नहीं है? क्या मतलब होता है 40% का? ये होता है 40%, यानी अगर मैं 40 की परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे 2/5, ठीक है। फिर मैंने बोला बी से, इसका मतलब नीचे वाला बी होता है, और से 2 कम है तो ये जो है ना कम है, इतना कम है, तो बी अगर 5 है, अगर ये इससे 2 कम है तो ए जो है मेरे 3 है, ए जो है मेरे 3 है। सब इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि ए और बी का अनुपात 3 और 5 है जी। बी और सी का निकालना चाहे तो बी और सी वाली लाइन को पढ़ेंगे। बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है। अब कहा कि 20%, जिसको पता है सीधा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5, वो कह देगा कि सी जो है ना ये सी है, ये कम है, 1 कम है, तो सी 5 है, 1 कम है तो बी क्या हो जाएगा 4 जी, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ से आ गई, इतनी चीज़ें आ गई। ए बी का अनुपात आ गया और बी सी का अनुपात आ गया। ए बी का आपको अनुपात पता चल गया, बी सी का अनुपात पता चल गया। अब क्या करें? यहाँ तो ए सी का पूछ लिया, पर्सन वाले ने तो ए सी का पूछ लिया, सर ये तो गड़बड़ हो गई। ए बी और ए बी सी का आया हमारे पास, तो अब ए सी का कैसे पता करें? ए सी का कैसे पता करें? अब दोनों जगह देखो, दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ ए बी है या बी सी है? यहाँ पे बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। अब बी कह रहा है कि मैं 2 जगह हूँ, बी कह रहा है कि मैं 2 जगह हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ही। कोई आदमी है, बी कह रहा है कि मैं 2 जगह हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक चीज़ ही। तो मैं एक चीज़ अगर 2 जगह हूँ, अगर मैं एक चीज़ 2 जगह हूँ तो मैं 2 जगह अलग अलग कैसे हो सकती हूँ? यहाँ मेरा मान 5 हो रहा है, यहाँ मेरा मान 4 हो रहा है, ये सब कैसा अन्याय है? यानी अगर कोई चीज़ 2 जगह है 2 जगह, लेकिन वो है तो एक ही, तो दोनों जगह वो इसका मान अलग अलग क्यों हो रहा है? अब बी कह रहा है कि मेरे को इक्वल करो, क्योंकि मैं एक ही चीज़ हूँ। यानी आपके पास आ गया कि ए बी की जगह ए पहला था आपके पास, ए और बी का अनुपात वो था 3-5,
दूसरा था बी सी का अनुपात, वो था 4:5। लेकिन बी कह रहा है मैं दो जगह हूं, मैं आना चाहिए इक्वल। अब क्या करें बी को इक्वल करने के लिए? बी को इक्वल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बी को इक्वल करने के लिए मैंने कहा कि इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 5 और 4 का। 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। मैं अगर इन दोनों को जगह बी को 20 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बी हो जाएगा इक्वल। कहा कि बनाओ सिर्फ 20। पहली वाली में बी को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ बी को 20 बनाने के लिए मेरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा। अनुपात की बात है तो अगर इधर से 4 से गुणा करूंगा तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरे वाले को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 5 से गुणा करूंगा तो अनुपात की बात है, दोनों तरफ गुणा होगा 5 से। तो यहाँ क्या आ गया मेरे? यहाँ क्या आ गया बताओ? ए और बी का अनुपात क्या है? अच्छा अधिक बोल रहा था, देखो इस क्वेश्चन में हमने पूरा एक गलत पढ़ा है क्वेश्चन को, बोला अधिक है, यहाँ आएगा 7। देखो क्या कहेंगे, ए बी से 40% अधिक है, कम नहीं है अधिक है। ए बी से 40% अधिक है तो मैंने कहा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर बी 5 है तो ये 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो कितना होगा? 7 हो जाएगा ए। ठीक है, बी सी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये सी है नीचे वाला, सी से पूछा है तो नीचे वाला सी 1 कम है। अगर सी 5 है 1 कम हुआ तो 4 हो गया। ठीक है, दोनों बातें इतनी क्लियर हो गई। मैंने कहा बी 2 जगह है, बी 2 जगह है, 2 जगह चीज सेम है तो दोनों जगह उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए जी, वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। बी की एक जगह 5 वैल्यू है, एक जगह 4 वैल्यू है। दोनों की जगह मैं सेम बनाने के लिए क्या करूं? 5 और 4 का एलसीएम। 5 4 का एलसीएम होता है 20, यानी मैं छोटी से छोटी ऐसी संख्या देख रहा हूं जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 20 छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें 5 का भी जाता है 4 का भी जाता है। अब मेरे को 20 बनाना है, यहाँ बी को 20 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? 5 मेरे पास है, बी को 20 बनाना है तो 4 से गुणा करूंगा, इधर भी 4 से गुणा करूंगा। बी सी है, इधर मेरे को 20 बनाना है तो बी को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करूंगा, इधर भी 5 से गुणा करूंगा। अब मेरे इधर क्या हो गया? 7 चौक 28 और बी हो गया 20। यहाँ क्या हो गया? 5 चौक 20 और बी सी हो गया 25। अब दोनों जगह बी इक्वल है, अब मेरे कोई दिक्कत नहीं, जो ए और सी का अनुपात है यहाँ पे जो आ रहा है ए और सी, ये ए ये सी और बी तो दोनों जगह सेम है, तो अब यही जो है ए और सी का अनुपात हो जाएगा 28 और 25। ठीक है, कम मान के करते तो 3 आता है, यहाँ पे जो 3 आता है 4 से गुणा करते तो 12 और 25 हो जाता है इसका अनुपात, कम मान के करते तो। ठीक है, देखो नेक्स्ट, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ए जो है बी की 40% है। ठीक है, ए जो है बी का 40% है, बी का 40% है, तो बी का है जिसके साथ का की से तुलना हो उसको पूरा 100 मानते हैं, तो बी को मान लिया आपने 100। तो ए 40% है तो ए क्या हुआ 40। इतनी देर क्या बोल रहा था? 40% कम है। जब 40% कम बोलता, 40% कम बोलता तो ए होता 60, और जब बोला कि 40% है तब ए होगा 40। दोनों चीज़ों में फर्क है। आपको जब बोला जाए कि ए जो है ना बी से 10% कम है तो इस सिचुएशन में ए जो होगा वो मान लो बी 10 होगा तो ए 9 होगा, लेकिन आपको बोला जाए कि ए जो है ना बी का 10% है तो जब बी 10 होगा तो सिर्फ ए होगा 1। ये दोनों चीज़ें समझने वाली बात है। इसको अगर आप चाहे तो लिखना हो तो लिख सकते हो, जैसे पहले मैं इसको लिखा देता हूँ। दो बातें आपके सामने, ए बी का 10% है, दूसरा है ए बी से 10% कम है। अब ये जो कंडीशन है ये क्या होगी? ए और बी, बी से बोल रहा है तो बी हो गया 100, 10% है तो ए आ गया 10। ठीक है, यहाँ क्या है? ए बी 10% कम है, अगर बी 100 है तो 10% कम यानी 1, 10% इसका कम होगा यानी 10, तो ये होगा 90। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप फ्रैक्शन वैल्यू से मानना चाहिए तो 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये 1 है तो 1, यहाँ हो जाएगा 10 और ये 1 कम है तो ये 9। क्लियर? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो।
या आपने 2 का बता दिया, 3 का हो तो 3 का क्वेश्चन में देखते हैं। दो संख्या है, तीसरी संख्या की क्रम से 20% तो 50% है। 3 संख्या है, मान लो, एक है, दूसरी है और तीसरी है। तो 2 संख्या है, तीसरी संख्या की बात कर रहा है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी को आप मान लो 100। मैंने कहा तीसरी 100 है, तीसरी 100 है, तो जो पहली है वो 20% है, तो 100 का 20% क्या होगा? 20। तो पहली जो है वो 20 है, तो तब 50% है। दूसरी जो है 50% है, तो 100 का 50% क्या होगा? 50। तो ये जो है ना 50। तीसरी का 20% 20, तीसरी का 50% 50। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? अब बात खत्म हो गई तीसरी की। तीसरी की इतनी हेल्प चाहिए थी अपने की तीसरी से पता चल जाता है कि फर्स्ट और सेकंड का अनुपात क्या है। इनका अनुपात क्या आएगा? 2 5। 2 5 आ गया पहली और दूसरी का अनुपात। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये पहली, दूसरी का कितना परसेंट है? यानी 2 जो है दूसरी का यानी 5 का कितना परसेंट है? गुणा 100। 20 20 दूना 40%। 20 दूना 40% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, ए बी की लंबाई से 10% अधिक है। ये क्या कहना चाह रहा है? ऐसे तो हम करते आ रहे हैं कई सारे क्वेश्चन। 10% अधिक, अगर ये 100 मान लिया तो ए जो है 110 है। अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में 1/10 माना तो ये 10 है, तो इसका 1 ज्यादा यानी 1 11 है। ठीक है, यहां से भी आप ए और बी का अनुपात क्या आ गया? 11 और 10। तो ए बी की लंबाई जो है ए से कितने प्रतिशत कम है? ए की लंबाई तो बी से 10% अधिक है। अब पूछ रहा है बी की लंबाई, बी की लंबाई ए से कितनी कम है? 1 कम है। पूछा किससे? ए से, जिससे पूछा वो नीचे, और गुणा 100। तो क्या हो जाएगा? अब जिसको 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू बताए वो कर देगा 9 सही 1/11। 9 सही 1/11, 11 9 99 और 1/11%। ठीक है, या जिसको नहीं पता वो 100/11 करके कर देगा। 9 सही 1/11%। देखो अब नेक्स्ट, अब ये थे एक तरह के परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन थे ना, ये सारे ये बेसिक क्वेश्चन थे कि कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है। कल वाली क्लास में ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड थे, जो अभी तक क्वेश्चन थे वो कल वाली क्लास में बेस्ड थे ज्यादातर। अब ये देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन ये है कि सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। चीनी का जो मूल्य है उसको कह दिया कि अब सस्ती होगी 10%। जो पहले थी मान लो कि 60 रुपये मूल्य था उसका, तो 10% यानी 6 रुपये कम हो गई, अब 54 रुपये किलो हो गई। ठीक है, इसके कारण एक ग्राहक ने रुपये 837 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किग्रा चीनी का मूल्य क्या है? कहना कैसा आ रहा है कि पहले चीनी का मूल्य कुछ भी था, लेकिन सरकार ने क्या कि 10% घटा दिया। अब 10% घटाया, तो जब मूल्य घटाया और मेरे पास पैसे अभी भी सेम है, मैं अभी भी खर्चा सेम करना चाहता हूँ कि उतने ही पैसे खर्च करना चाहता हूँ मैं। अब पहले भी मैं 837 रुपये की चीनी खरीद रहा था, अब भी मैं 837 रुपये की चीनी खरीद रहा हूँ। लेकिन जब उसके दाम गिर गए तो अब पहले मेरे को 837 में थोड़ी कम चीनी मिलती थी, अब मेरे को 837 में ज़्यादा चीनी मिलेगी पहले की तुलना में, क्योंकि दाम गिर गए, पैसे में पहले के बराबर दे रहा हूँ। सही बात है जी। तो कितनी ज़्यादा मिल रही है उसको? 6.2 kg चीनी ज़्यादा मिल रही है। तो कह रहा है कि कमी के पश्चात चीनी का जो मूल्य हुआ पर kg क्या हुआ? इसका करने की भी आपके पास 2 तरीके हैं। देखो यहाँ क्या है, सेम है। सेम क्या है यहाँ पे? सेम यहाँ पे 837 रुपये है। कहने का मतलब मेरे पास खर्चा सेम है। मैं पहले भी 837 रुपये खर्च करता था चीनी पे, अब भी 837 रुपये खर्च करता हूँ। तो वास्तव में खर्चा क्या होता है? यहाँ चीनी वाले में खर्चे की बात किया जाए तो क्या करता है, यानी मैंने कितनी मात्रा ली है, कितना खरीदा है और उसका भाव क्या है, यही हुआ खर्चा। जो मेरे ये होता है कि मैंने कितने खरीदा है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, और उसका अभी भाव क्या चल रहा है, 60 रुपये किलो 50 रुपये किलो 100 रुपये किलो। अगर उन दोनों को गुणा कर दूंगा तो मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है जी, इतना खर्चा हो गया उसको। अब खर्चा यहाँ भी सेम है। जब मात्रा जो है कम हो गई, अब मान लो मात्रा कम हो गई थोड़ी, भाव कम हो गई, मात्रा थोड़ी बढ़ गई, अब भी मेरे पास खर्चा इक्वल है, अब भी मेरे पास खर्चा इक्वल है। तो इन दोनों में क्या संबंध बनेगा वो सीधा देख लो। जब खर्चा इक्वल है, जब खर्चा इक्वल है दोनों कंडीशन में,
पहले भी 837 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 837 रुपये ही खर्च कर रहा हूँ, तो 10% घटा दिया, मूल्य कितना हो गया, 10% कम हो गया। 10% का मतलब पहले अगर 100 था तो अब 90 हो गया। अनुपात की बात करें तो पहले अगर 10 था तो अब हो गया 9। ये क्या हो गया, कम, मूल्य कम हो गए। मात्रा इक्वल है तो जो खर्चा जो इक्वल है तो जो मात्रा जो होगी ना वो इसके अनुपात की उल्टी होगी, मात्रा 9 से 10 हो जाएगी। अगर मैंने मूल्य को कम किया 10 से 9 के अनुपात में तो मेरे मात्रा जो है 9 से 10 हो जाएगी। ये याद रखना आप, जब खर्चा सेम हो, जब खर्चा आपके सेम हो तो जो मूल्य है 10 से 9 किया तो मात्रा 9 से 10 हो जाएगी। ठीक है जी, यानी पहले मैं 9 खरीद पा रहा था, अब 10 खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, 6.2 kg अधिक खरीद पा रहा हूँ। कितना ज़्यादा खरीद कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले 9 खरीद रहा था, अब 10 खरीद रहा हूँ। यहाँ से कितना ज़्यादा खरीद रहा हूँ, 1 kg ज़्यादा खरीद रहा हूँ। लेकिन वास्तव में कितना ज़्यादा खरीद रहा हूँ, 6.2 kg। इसका मतलब इसी एक का मान 6.2 है, इसी एक का मान 6.2 है। तो कमी के पश्चात, कमी के बाद में अब कितने खरीद पा रहा हूँ, 10 गुणा 6.2, 62 kg। टोटल मेरे को 62 kg में चीनी खरीद पा रहा हूँ। अब पहले पूछो, पहले कितनी खरीद पा रहा था, 9 गुणा 6.2 कर दोगे, 9 दूनी 18, 9 चौन 54 और 1 55। पहले मैं 55.8 kg चीनी ही खरीद पा रहा था, अब मैं 62 kg चीनी खरीद पा रहा हूँ। देख लो 6.2 kg चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मूल्य कम हो गया। मूल्य कम हो गया तो मात्रा बढ़ गई क्योंकि खर्चा अभी भी मैं सेम कर रहा हूँ। अब मेरे को 62 kg चीनी खरीदनी है 837 रुपये में, तो 1 kg चीनी का क्या मूल्य हो जाएगा, 837/62। किससे कटेगा सर, 31 से कट सकता है। 31 दूना 62, 31 दूना 62, क्या बचा, 21 बचा, 7, 21 7 है 217, 13.5 रुपये आ गए सर, 13.5 रुपये आ गए सर। आंसर तो आ गया लेकिन थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया, समझने में दिक्कत आ रही, थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही तो सीधी ट्रिक लिख लो एक, इसकी एक सीधी ट्रिक लिख लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब जो आगे 2 क्वेश्चन आएंगे उनको ट्रिक से ही करेंगे दोनों को, ठीक है। अब आगे जो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और आएंगे उनको ट्रिक से ही करना है। और वो ट्रिक जो है वो क्या है, वो ये है, सीधा एक फॉर्मूला, उसी को आपको यूज करना है। चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, आप तो ये करोगे कुछ भी बढ़ाएगा कुछ भी घटाएगा। ये परसेंटेज घटा दिया, परसेंटेज बढ़ा दिया, मान लिया कि परसेंटेज कम कर दिया, 10%, 20%, 20%, कितनी भी परसेंटेज की वो यहाँ पे आ गई परसेंटेज। मैंने क्या हुआ कि मैंने क्या, मात्रा कितनी, ये होगी मात्रा, कितने में ज़्यादा खरीद रहा हूँ या कम खरीद रहा हूँ, ये यहाँ हो जाएगी मात्रा, गुणा मूल्य, खर्चा, मैं कितना खर्चा कर रहा था यहाँ पे, ये हो गया खर्चा। पहले भी 837 कर रहा था, अब 837 कर रहा हूँ, बटा 100, एक तो ये होगा फॉर्मूला, एक होगा दूसरा परसेंटेज बटा मात्रा गुणा खर्चा बटा 100 प्लस माइनस x। यहां पे जो होगा वो x परसेंटेज होगा, यानी मैंने x% अगर उसमें चेंज कर दिया, मैंने x% उस चेंज कर दिया तो उस x को लिख लोगे यहाँ पे जो है उस x को लिख लोगे, ठीक है। बटा कितनी चेंज हुआ, मेरे को ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ कम खरीद पा रहा हूँ, कितना केजी ज़्यादा कम खरीद पा रहा हूँ, गुणा खर्चा, पहले कितना कर रहा था अब कितना कर रहा हूँ, पहले अब दोनों इक्वल है, और 100 और 100 प्लस माइनस x। ये देखो, इसका मतलब होगा वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य का मतलब पश्चात, बाद का मूल्य, कि अब क्या मूल्य है, ये चीजें होने के बाद क्या मूल्य है, कम या ज्यादा होने के बाद क्या मूल्य है, ठीक है। और ये जो होगा वो होगा प्रारंभिक मूल्य, ये होगा प्रारंभिक मूल्य, ये होगा वर्तमान मूल्य। अब इस क्वेश्चन में रखो जो जो चीजें आपको दी गई है, आपको कह रहा है सर 10% का चेंज करना, तो मैंने x की जगह लिख दिया 10 बटे मात्रा में कितना चेंज हुआ सर, 6.2 का चेंज हो गया, ठीक है। गुणा खर्चा कितना हुआ सर, 837 का खर्चा कर रहा था, बटा कौन सा मूल्य चाहिए, पश्चात का मूल्य चाहिए तो सिर्फ 100 करना है, बाद वाला मूल्य चाहिए, अभी वाला मूल्य चाहिए, वर्तमान मूल्य चाहिए तो 100 करना है, पहले का मूल्य चाहिए तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस x करते, वो देखेंगे अगले क्वेश्चन में कैसे करते। पॉइंट हटा दिया, 0 कर दिया सर, 0 से 0 कट गया सर, 837 बटा 62 आ गया, 31 दूना 62, 31 दूना 62, 21 9 21 7 है, 27 बटा 2 आ गया,
27 बटा क्या आ गया 13.5, 13.5 रुपये आ गए, 13.5 रुपये आ गया आंसर। 13.5 ही वैसे आ रहे थे दूसरे वाले तरीके से और 13.5 ही इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब कहो कि सर दूसरे अगर इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई जी, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले भी 36 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 36 रुपये खर्च कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मूल्य कम हो गया तो अब 500 ग्राम उसको ज़्यादा मिलने लग गई। पहले आधा किलो कम मिल रही थी, अब आधा किलो ज़्यादा मिलने लग गई। तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत क्या है? अब क्या पूछा है, देखो आरंभिक पूछा है। आरंभिक पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, ये आरंभिक पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, आरंभिक पूछा है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जो भी मेरे पास अक्स परसेंटेज चेंज हुआ है बटा मात्रा गुणा जो खर्चा मैं कर रहा हूँ बटा 100 प्लस माइनस अक्स वाला फॉर्मूला यूज करूंगा सर। अभी प्लस माइनस अक्स का भी क्या लोचा है ये भी समझ आ जाएगा। अक्स कितना है सर 20 है, मात्रा क्या हो रही है सर 500 ग्राम की बात चल रही है, 500 ग्राम की बात चल रही है। अब आपको जो पूछा है ना प्रति किग्रा पूछा है ना, तो इसको किग्रा में चेंज करेंगे। किग्रा में चेंज करेंगे 1000 का भाग देंगे तो एक तरह से 0.5 आएगा, मतलब आधा किलो आएगा। आधा किलो को 0.5 लिखते हैं, यानी जो आपको किग्रा में पूछा इसलिए मैंने इसको किग्रा में चेंज किया। अगर ग्राम में पूछता तो किग्रा में चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं थी। खर्चा कितना 36 रुपये खर्चा कर रहा हूँ सर। 100 प्लस माइनस अक्स, अगर कमी कर रहा है तो माइनस अक्स लिखना है। जैसे कमी कर रहा है तो 100 माइनस 20 80 लिखना है, 100 माइनस 20। और अगर वृद्धि कर रहा होता तो यहाँ पे लेंगे प्लस 100 प्लस 20 लेंगे। अगर प्लस 20 की वृद्धि करेगा तो ये क्या आ जाएगा 20 बटे 0.5 गुणा 36 बटे 80। यहाँ क्या आ जाएगा 0, जो कट रहा है उसको काट दो। 8 पंजे 40, 20 दूना और 2 आ गया 18। इसका क्या आ गया आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य आ गया 18। ठीक है, सीधा जिसको पहले मैंने जो समझाया था वो समझ में आ गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो सीधा फॉर्मूला यूज करो। अब सर इतनी देर तो ठीक थी, प्लस माइनस एक्स वाला लोचा था वो भी अब आपने क्लियर कर दिया। मैंने बता दिया अगर वृद्धि हो रही तो यहाँ पे प्लस लेना है, कमी हो रही तो यहाँ पे माइनस लेना है। देखो अब इसको तुरंत करेंगे। गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण 19 रुपये 305 में 5 kg गेहूँ खरीद सकता है। तो गेहूँ का आरंभिक 19 305 में 5 kg गेहूँ अधिक खरीद सकता है, यहाँ आएगा अधिक। पैसा उतना ही खर्च कर रहा है लेकिन 5 kg ज़्यादा गेहूँ मिल रहा है। 20% की कमी तो आपने लिखा 20, मात्रा 5 गुणा 320 रुपये और कमी हो रही तो 100 माइनस 8 चौक 32, 5 चौक 20, 4 चौक 16। बस इस क्वेश्चन को इतनी देर करनी है। शुरू के 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बाद में अगर सेम चीज़ रिपीट हो रही तो उसमें टाइम आपको नहीं लेना है बिल्कुल ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर 20% घर के किराए पर। अभी एक टाइप और क्लियर हो गया आपके सामने। इन 3 क्वेश्चन से आपने एक टाइप और क्लियर कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि कुल इतने रुपए थे, इसमें से इतना यहाँ पे खर्च कर दिया, इतना यहाँ पे खर्च कर दिया। इसमें 2 टर्म आएगी आपके पास। उस टर्म का डिस्कशन मैं सबसे पहले कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन हो ही नहीं। आपके पास आती है जैसे मान लिया कोई आदमी राम अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है। और 15% शॉपिंग पर खर्च करता है। तो अब उसके पास 7,500 रुपये बचते हैं। राम की आय क्या है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखो इसी के साथ, तभी तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। राम अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है।
और बचे हुए का, शेष का, यहां लिखेगा शेष का 15%, या आप ऐसे मान लो कि 15% लिख दो, 15% शॉपिंग पर खर्च करता है। अब उसके पास अब उसके पास कितने रुपए हैं, मान लो उसके पास रुपए 765 रुपए हैं उसके पास, ठीक है, 7,650 रुपए हैं, तो उसकी आय, ये शेष है उसके पास, ये रुपए बचते हैं उसके पास। अब उसके पास इतने रुपए बचते हैं 7,450, दोनों की सेम है, लैंग्वेज दोनों की सेम है, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस किया जा रहा है कि शेष का 15% और यहाँ लिखा सीधा 15%। ये करना आपको, देखो इन दोनों का मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको। राम अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, तो आप चाहे तो सबसे पहले ऐसे मान सकते हो कि राम की मान ली कि आय जो है 100 है, आप अपने मन से मान लिए कि राम की आय जो है 100 है, ठीक है जी। 10% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, तो 10 उसने भोजन पर खर्च कर दिया जी। अब राम के पास बचा 90 जी, ठीक है जी। और 15% शॉपिंग पर खर्च कर दिया, 100 में से 15 उसने शॉपिंग पर भी कर दिया, 10 शॉपिंग पे कर दिया, 15 भोजन पे कर दिया, तो 10 और 15 25 हो गए, टोटल उसने 25 खर्च कर दिया। अब उसके पास है जी 75, ठीक है। आपने कहा 10% भोजन पे कर दिया, 10 भोजन पे खर्च कर दिया, 15% शॉपिंग पे कर दिया, 15 शॉपिंग पे कर दिया, 15 और 10 25, 25 उसने टोटल खर्च कर दिया। 100 उसके पास टोटल था, बचना क्या चाहिए सर, 75 बचना चाहिए। उसके पास 75 बचा, और 75 की क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 7500, तो आपने कहा कि सर एक की वैल्यू हो गई 100, 7500 में 75 का भाग दे दिया। और मैंने माना कितना था, मैंने 100 माना था, तो मेरे को पूरी आय निकालनी है तो 100 का मान करना है, और एक का 100 है, तो उसकी आय होगी मेरे 10,000, उसकी आय होगी 10,000, ठीक है जी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि उसकी आय होगी 10,000। दूसरा वाला देखो, राम अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, 100 उसके पास था, यहाँ भी मैंने मान लिया कि 100 था, 10% भोजन पर खर्च कर दिया, मेरे पास बचा 90। शेष का 15% शॉपिंग पर खर्च करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शेष का मतलब ये है कि जो बचा उसका 15%, टोटल का नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे थे, 15% शॉपिंग का जो निकाल रहे थे हम 100 में से निकाल रहे थे, 100 का 15% 15, लेकिन यहाँ जो 15% निकालना होगा इस 90 का निकालना होगा, 90 का 15%, 15 नाम है 135/10, 13.5 खर्च कर रहा है यहाँ पे शॉपिंग पे, और यहाँ खर्च कर रहा है टोटल 15, क्योंकि यहाँ जो खर्च कर रहा है वो टोटल का 15% खर्च कर रहा है, और जब शेष का लिख दिया तो जो बचा उसका 15% की बात चल रही है। तो 90 का 15% आ गया 13.5, 13.5 यहाँ खर्च कर दिया, 10 पहले खर्च कर दिया, 23.5% टोटल खर्च कर दिया। 100 में से 23.5 गए तो कितने बचे, 76.5 बचे, और 76.5 की वैल्यू दी गई है 7,650, 76.5 की वैल्यू दी गई है 7,650, एक की वैल्यू वही 100 हो जाएगी, और आपने 100 माना तो 100 की वैल्यू 10,000। दोनों कंडीशन में मैंने आय भी सेम रखी है, दोनों कंडीशन में मैंने खर्चे भी सेम रखे हैं, दोनों में डिफरेंस इतना किया कि यहाँ जो 15% खर्च कर रहा है वो शॉपिंग पे कर रहा है, और यहाँ जो 15% खर्च कर रहा है वो शेष का 15% कर रहा है। यहाँ पे जो कर रहा है 15% शॉपिंग पर वो पूरे का कर रहा है, और जो यहाँ कर रहा है वो शेष का कर रहा है। तभी देखो अब यहाँ पे जो जब उसने पूरे का 15% किया खर्च, तब तो उसके पास 7,500 रुपये बचे, और जब उसने शेष का किया तब उसके पास 150 रुपये ज़्यादा बचे, क्योंकि दोनों कंडीशन में आय तो 10,000 आई है ना, आय दोनों कंडीशन में 10,000 आई है, और इतना सा डिफरेंस करने से उसके 150 रुपये का डिफरेंस हो गया, अब उसके पास 150 रुपये है ज़्यादा बच गए। ये बात मैं क्लियर करना चाहता था इससे। अब मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये दोनों चीज़ों का अगर आपको डिफरेंस पता होगा तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। राम अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च कर रहा है, 20% घर के किराए पे खर्च कर रहा है,
10% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है और 10% यातायात पर खर्च कर रहा है। यदि महीने के अंत में उसके पास 1500 रुपये बचते हैं तो उसका महीने का वेतन कितना है जी, ये पूछ रहा है। पूरा महीना है, उस महीने में राम ने क्या किया, उसके जो भी सैलरी आई, जो भी तनख्वाह आई, उसका जो भी वेतन आया, उसमें उसने 40% तो भोजन पे खर्च कर दिए, भोजन खा लिया, 40% का खर्चा हो गया भोजन पे, 20% रूम की घर की रेंट दे दी, 10% उन्होंने मनोरंजन पे कोई खर्च कर लिया, तो 10% कोई साधन यातायात से उसका खर्च हो गया। अब ये बताओ कि कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है क्या शेष का? शेष का नहीं लिखा, तो ये प्रॉपर पूरी जो राशि है उसी का खर्च कर रहा है। शेष का नहीं कर रहा तो पूरे का कर रहा है। तो आपने मान लिया पूरा मान लिया 100, लेट उसकी 100 है उसकी इनकम, उसका वेतन जो है वो 100 है, उसमें से उसने 40% भोजन पे, 20% घर पे, 10 मनोरंजन और 10 यातायात, 40 भी 60, 10 70, 10 80, 80% वो उड़ा चुका। 100 में से 80 गया, 20 बचा, क्योंकि स्पेशल मेंशन है ही नहीं ना शेष का किया है, तो उसी में से किया है ये। अब उसके पास 20 बचा, इस 20 की वैल्यू दे रखी है आपको 1500, एक की वैल्यू निकाल लो 1500 बटे 20, 0 से 0, 150 में 2 का भाग दोगे तो 75। वेतन कितना है? वेतन आपने 100 माना था, एक की वैल्यू आपके पास 75 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 गुणा 100 यानी 7500। 7500 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7500 इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां आया शेष वाली बात, ये शेष का 1/4 भाग। अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च करता है, शेष का 1/4 भाग मकान किराए पर देता है और शेष बचा हुआ धन भोजन पे खर्च कर लेता है। यदि वह पेट्रोल पे, इसने तो क्या किया, सब कुछ खर्च कर लिया, जितने भी रुपए थे वो सब खर्च कर दिए, 30% स्कूटर पे कर दिए, 1/4 भाग उसने किराया दे दिया और जो बचा हुआ धन था वो भोजन पे खर्च कर दिया। अब पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो मकान किराया कितना है ये बताना। देखो जी, आप चाहे तो उसी को 100 मान के आप कर सकते हो, ठीक है, मैं कोई मना नहीं कर रहा उससे। उसने कहा पेट्रोल पे 300 रुपये खर्च कर दिए उसने, तो पेट्रोल पे वास्तव में कितने खर्च किए उसने? 30% खर्च किए, तो इस 30% की वैल्यू है 300। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 बटा 30 यानी 10। और वास्तव में क्या होता है कि एक आपको वेतन पूछ लेता है उसकी कि टोटल आय क्या है, तो आय तो अपने आप में 100% होती है, तो 100 का निकालना होता तो 100 गुणा 10, 1000, क्या आ गई उसकी कुल आय। आपको पता चल गया उसकी कुल आय, कुल आय पता चल गया, ठीक है। कुल आय हो गई उसकी 1000 जी, ठीक है, 1000 उसकी कुल आय थी, उसने 30% पेट्रोल पे उड़ा दिए, 30% यानी 300 रुपये पेट्रोल पे उड़ा दिए, 700 रुपये उसके पास बचे। इन 700 का 1/4, इन 700 का 1/4 भाग किराए पे खर्च कर दिया, ये तो पूछा आपको। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 30% स्कूटर पे खर्च कर दिया, बिल्कुल 30% करने के बाद जो 70 बचा ना, उसका 1/4 की बात चल रही है, शेष का लिखा हुआ है। ये डिफरेंस अभी मैंने समझाने की आपको कोशिश करी थी। शेष का 1/4 भाग वो किराए पे खर्च करता है और पूरा जो बाकी फिर बचता है ना खर्च करने के बाद 1/4 वो भोजन पे खर्च कर देता है। मैंने कहा 30% की वैल्यू 300 है, एक की वैल्यू 10 है, 100% की निकाल ली 1000। 100% की वैल्यू निकालने का मतलब है कि मेरे जो आ गई उसकी आय आ गई, पूरी इनकम आ गई, उसकी इनकम 1000 रुपये, उसकी इनकम 1000 रुपये, 1000 में से 300 उड़ा दे रहा है, उसके पास 700 बच रहे हैं। अब वो 700 का 1/4 जो है ना किराए पे खर्च करता है, और मेरे को पूछा है किराए पे कितना खर्च करता है, तो 700 का 1/4 किराए पे खर्च करता है, कितना आ जाएगा? 175। देखो 4 एकम 4, 2 0, 4 एकम 4, 3 0, 4 7 28, 2 0 4 5 20, 175 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि शेष का क्या मतलब है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8 लीटर चीनी के घोल को, जिसमें 5% चीनी है, कंटेनिंग 5% शुगर, ये खिलौने क्या लिख दिया यहाँ पे। यदि 8 लीटर चीनी के घोल को, जिसमें 5% चीनी है, पर 2 लीटर पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है कि इसमें जो भी है इसको वाष्पित किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। 8 लीटर चीनी के घोल को, जिसमें 5% चीनी गर्म किया, तो 2 लीटर इसका पानी उड़ गया, क्योंकि चीनी का घनत्व ज्यादा था तो चीनी नीचे रह जाएगी और पानी का घनत्व कम है, पानी ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। 8 लीटर था टोटल, उसमें 5% चीनी थी, तो 8 का 5% क्या हुआ? 8 में 40 बटा 100 यानी 0.4।
0.4 जो है ना चीनी थी टोटल में 0.4 चीनी थी। 2 लीटर पानी उठ गया, 2 लीटर पानी उठ गया तो कितना बचा? यानी पूरा सॉल्यूशन 8 लीटर का था। 8 लीटर में अगर 2 लीटर पानी उठ गया तो सॉल्यूशन कितना बचा? 6 लीटर का सॉल्यूशन बचा। उस 6 लीटर में चीनी तो बराबर है पहले भी, क्योंकि चीनी तो नीचे थी, चीनी का तो कुछ हुआ नहीं। अब पूछ रहा है कि चीनी का परसेंट क्या है, तो 0.4 पहले भी चीनी थी, अब भी 0.4 है, लेकिन अब जो टोटल है ना, पहले 8 था, अब टोटल 6 बचा है, गुणा 100। 20 या 60 और 20 पंजे 100, क्या हो गया? 5 चौके 20/3, 3 छिके 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% विल बी राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में बचे हुए की। अब देखो ये बचे हुआ इंपॉर्टेंट है, शेष या ये बचा हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% अंग्रेजी में तथा बचे हुए की 30% फ्रेंच में, शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में। यानी 20% किताबें। सबसे पहले मैंने माना कि 100 किताबें हैं टोटल, मैंने तो ऐसे मान लिया 100 किताबें हैं, ठीक है। उसने कहा 20 हिंदी की है, इसमें 20 हिंदी की है जी। 20 जाने के बाद कितनी बची थी? टोटल 80 बची अब, ठीक है। अब 80 बची, वो कह रहा है 80 का 50%, 80 का 50% की बात चल रही है, बचे हुए का 50%, 80 का 50%, 80 का 50% यानी 80 का आधा, कितना हो गया? 40। 40 जो है मेरी वो अंग्रेजी की है जी, 40 मेरे पास अंग्रेजी की है। मेरे पास 20 यहाँ गया, 40 यहाँ गया, पूरा 100 था, बचा कितना? अब 60 बचा है मेरे पास। 40 भी 60 गया, मेरे पास 40 बचा है टोटल। 20 हिंदी की गई, 40 अंग्रेजी की गई, 60 गई, मेरे पास 40 बची अब टोटल। उसकी 30% फ्रेंच में, 40 का भी 30% निकाल लो। 12 किताबें जो है ना वो फ्रेंच में। कितनी गई मेरे? 20 हिंदी में गई, 40 अंग्रेजी में गई, 40 भी 60 और 12, 60 12 72 किताबें कंप्लीट हो चुकी। 72 किताबें जो है वो हो गई मेरी हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में। कितनी बची? टोटल मैंने 100 मानी थी, मेरे बची 28 बुक्स। मेरे जो बची 28 बची 100 में से अगर 72 माइनस किया तो वो कह रहा है कि वो 28 नहीं है सर, वो 6300 है। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने तो 100 माना था, वो 6300 है, यानी 28 की वैल्यू 6300 है। जो मैंने 28 माना था वो वास्तव में 28 नहीं होकर वो 6300 है। एक की निकाली तो 6300 बटा 28, 7 चौक 28, 7 लो 63। एक की वैल्यू क्या आ गई? 900/4। पूछा क्या है? पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें? कुल तो मैंने 100 मानी थी, 100 की वैल्यू मेरे को पता करनी है। 25 नाम में क्या होता है? 25 नाम में होता है 225, और 225 के आगे 2 जीरो, 225 के आगे 2 जीरो। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा बचे वाला थोड़ा समझ में आए। यहाँ बचा हुआ, फिर उसके बाद जो बचा हुआ, फिर उसके बाद जो बचा हुआ, ये बचे वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया उसको थोड़ा ध्यान से एक बार और आपको देख लेना है, ताकि चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा यहीं से आने वाला, ज़्यादातर चांस यही रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है, लॉस्ट कर देता है 12.5%, तथा जो बचा उसका 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 210 रुपये बचते हैं। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? अब देखो इसको और इसको करने के तरीके, दोनों चीजें एक बचे हुए की बात चल रही है, लेकिन मैं तरीके दोनों में यूज अलग अलग करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की सुटेबिलिटी के अनुसार तरीका यूज होता है। इसमें अगर ये आसान पड़ रहा था तो मैंने ऐसे कर लिया, नहीं तो दूसरा तरीका भी था मेरे पास, वो दूसरा वाला यहाँ बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये उस तरीके से ज्यादा बेटर पड़ेगा। देखो कैसे, एक व्यक्ति था उसने 12.5%, अब जिसको पता हो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू वो लिख देगा कि 1/8। 12.5% खो देता है, मतलब उसके पास 8 टोटल था, उसने 1 खो दिया, 1 खो दिया तो अब उसके पास बचा 7, ठीक है। अब शेष का 70% खर्च करने के बाद ये जो 7 बचा इसका उसने 70% खर्च कर दिया, 49/10 यानी 4.9 खर्च कर दिया। अब बताओ, पूरा 8 था, 1 पहले खो दिया, बचा 7, इस 7 में से भी वो 4.9 अब खर्च कर दिया, तो 7 में से 4.9 खर्च कर दिया तो कितना बचा? इसमें 4.9 घटा दो, 5 और 2.1 बचा अब उसके पास, ये शेष रहा। आपने माना उसके पास 8 था, 1 पहले खो दिया, बचा 7 का 70% और खर्च कर दिया, 4.9 खर्च कर दिया, बचा 2.1। ये कह रहा है कि जो बचा है ना वो 210 है। अच्छा 210 है क्या? मैंने कहा मैंने तो 2.1 रख रखा था,
ये जो आप 2.1 मान रहे हो ना, वो एक्चुअली में 2.1 नहीं है, वो 210 है। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है 2.1 का मान 210 है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 210 बटा 2.1, पॉइंट हटाया 100, 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो फिर 100 आ गई तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? सर प्रारंभ में तो मैंने तो 8 माना था। अच्छा 8 माना था तो 8 नहीं था, वो 1 की वैल्यू 100 है तो 8 की वैल्यू 800 होगी। 8 की वैल्यू 1 गुणा 8, 1 गुणा 8 और 1 की वैल्यू 100 है तो 800 होगी। जो मैंने 800 माना था तो उसकी वैल्यू होगी 800। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ये तो सीधा वाला तरीका था। ये तो कहोगे इसमें क्या जब गजब कर दिया आपने, जो पहले करते आ रहे वही तो किया है। बस यही है कि इसको जो है ना आपने भिन्न के रूप में लिख लिया 12.5% को, क्योंकि आपको भी पता है कि 87.5% में लिखता तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता 87.5% को सोल्व करना, तो इसको मैंने 12.5% लिख लिया। ठीक है जी, इसको 12.5% लिख लिया इसलिए। लेकिन अलग क्या कर दिया, अलग वाला दूसरा तरीका अब बताता हूँ मैं। अलग क्या करेंगे, दूसरा वाला तरीका। ये तो पहला था ऊपर से जाने का, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन को पीछे से आना है, जो क्वेश्चन ने लास्ट में दिया गया ना उसको सबसे पहले यूज में करना है। कैसे? जैसे आपको क्या बोला क्वेश्चन ने कि 210 रुपये बच जाते हैं उसके पास, तो 210 रुपये बच गए। ठीक है जी, 210 रुपये लिख लिया आपने, सबसे पहले 210 को लिख लिया। ये 210 बचे, इसको लिख लिया आपने 210। और ये 210 कब बचे? 210 बचे 70% खर्च करने के बाद। जो लास्ट वाला 10 है ना उसको 70% खर्च करने के बाद। तो ये 210 वास्तव में क्या है, 70% खर्च कर दिया तो 30% है, 30% है ये 210। और मेरे को तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 की निकाल ली, 100 तक निकाल ली, तो क्या यही वैल्यू आ गई? ये वैल्यू सिर्फ यहाँ तक आई है। अब वो 12.5% पहले ही खो दिया। 12.5% की वैल्यू 1/8, यानी ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 7 की है। मेरे को तो अभी भी 8 की वैल्यू निकालनी है, मेरे को तो अभी भी 8 की वैल्यू निकालनी है। 7 या 21, 7 या 21, 0 से 0, 100 गुणा 8 बराबर 800। ये आ गया 800। ये दोनों तरीके था। एक तो था पीछे से करने का क्वेश्चन को सोल्व, पीछे से हमने उठाया और आगे तक ले गए। एक था कि शुरू से लेके नीचे तक जाए। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। आपके लास्ट ईयर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था और उससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। कोई भी चीज आपने मान लिया कि कोई शहर है, उसकी जनसंख्या अभी जो है ए है, अब उसकी इंक्रीज होती जा रही है। पहले साल बढ़ गई उनकी x परसेंटेज बढ़ गई, फिर अगले साल फिर उनकी x परसेंटेज बढ़ गई, फिर x परसेंटेज बढ़ गई। एक तो आएगा कि हर साल इक्वल परसेंटेज इंक्रीज होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सर बढ़ी क्यों, कम भी तो हो सकती है। मैंने कहा x परसेंटेज कम हो गई, x परसेंटेज फिर कम हो गई, फिर x परसेंटेज कम हो गई। ये मैंने 3 साल के लिखा है, 4, 5 कितने भी साल के हो सकता है, 2 के लिए भी हो सकता है, अगले साल के लिए भी हो सकता है। सर हर बार बराबर ही बढ़ना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है हर बार बराबर बढ़े। हो सकता है x परसेंटेज बढ़ जाए पहले साल, दूसरे साल y परसेंटेज, तीसरे साल z परसेंटेज। ये भी ठीक है कि तीनों साल बढ़ेगी तो बराबरी बढ़ेगी क्या? नहीं सर, हो सकता है x परसेंटेज कम हो जाए, y परसेंटेज कम हो जाए और z परसेंटेज कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा और क्या केस बच सकता है कि यहाँ क्या हर बार बढ़ रही है, यहाँ हर बार कम हो रही है, यहाँ भी अलग अलग है लेकिन हर बार बढ़ रही है, यहाँ कम हो रही है, अलग अलग है लेकिन हर बार कम हो रही है। इसके साथ ये भी तो हो सकता है कि कभी बढ़े कभी घटे, पहले साल बढ़ गई, दूसरे साल घट गई, तीसरे साल फिर बढ़ गई या घट गई, कुछ भी हो गया। ये चीजें हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? आपने तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले आया बढ़ने वाला, इसको करा दोगे तो उससे थोड़ी क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये इतने केस बन सकते हैं, इससे अलावा तो कुछ नहीं बन सकता। अब इसका सबका मैं सबसे एक तरीका बताता हूँ कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? जो भी संख्या अभी है, जैसे ए है, अभी आपने कहा माना कि ए है अभी संख्या, ठीक है, अभी ए है, ए है तो बड़ी, पहले साल जो बड़ी, इसको ए, मैंने कहा कि जो भी संख्या अपने आप में होती है वो 100 होती है। जो ए है, किसी भी संख्या का 100% निकालोगे तो वो 100 आएगा, तो ये अपने आप में 100 है। अब पहले साल अक्स बढ़ी तो ये अपने आप में 100 है, अक्स बढ़ी तो अब कितनी हो जाएगी, बढ़ गया 100 प्लस अक्स, तो आप लिख दोगे 100 प्लस अक्स, परसेंटेज यहाँ से हटाऊंगा तो मैं नीचे कर दूंगा 100। ये पहली साल की बात। अगर 1 साल की बात हो तो इतना सोल्व कर लोगे, 2 साल की बात हो और दूसरी साल भी अक्स ही बढ़ रही है तो एक बार और लिख दोगे इसको 100 प्लस अक्स बटा 100। 3 साल की बात हो तो एक बार और लिख दोगे 100 प्लस अक्स बटा 100। और ज्यादा साल की बात हो तो और आप लिखते जाओगे। लेकिन कम हुआ तो प्लस की जगह माइनस करते जाओगे, जब भी कम हुआ तो प्लस की जगह माइनस करते जाओगे, प्लस की जगह माइनस करते जाओगे।
अब हर बार ये तो सेम था, अक्स वाई जेड हो, पहले साल अक्स बढ़े, दूसरे साल वाई, तीसरे साल जेड, तो पहले अक्स था, दूसरे साल वाई बढ़े तो यहाँ वाई कर दो, तीसरे साल जेड बढ़े तो यहाँ जेड कर दो। अगर बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस। लेकिन इसके साथ अगर तीनों बार घट रही है और अक्स वाई जेड घट रही है तो तीनों बार माइनस अक्स माइनस वाई और माइनस जेड। अब ये 4 केस हो गए शुरू वाले, लेकिन एक था कि कभी बढ़े कभी घटे। तो अगर कभी भी बढ़ रही है तो उसको लिख दोगे प्लस के साथ, कभी घट रही है उसको लिख दोगे माइनस के साथ। जैसे आपको कहा जाए कि 10% बढ़ रही है 2 साल के लिए, ए कोई जनसंख्या थी, तो आप क्या लिखोगे, ए 100 प्लस अक्स यानी 110/100 और फिर 100 प्लस अक्स यानी 110/100। दोनों साल बढ़ी, दोनों साल घटती तो क्या लिखते हैं, 100 माइनस 10 यानी 90/100 और 90/100। अलग अलग बढ़ती अलग अलग घटती, पहले साल 10% बढ़ती, दूसरे साल 20% बढ़ती, तो क्या लिखते हैं, ए जनसंख्या थी, पहले साल 10% बढ़ी तो 100 प्लस 10 110/100 और दूसरे साल 20% बढ़ी तो 100 प्लस 20 120/100। दूसरे साल घटती 20% तो यहाँ 100 की जगह 100 माइनस 20 करते, 80/100 करते। ये पांचों चीजें इसमें आ गई। इसके अलावा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमने सीखा उसके हिसाब से। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है था, लोगों की वर्तमान संख्या अभी क्या है 15,625, ये वर्तमान वाली मैंने मानी थी, ठीक है। 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, पहले साल बढ़ी 100 प्लस 4 104/100, 3 सालों तक बढ़ी तो आप 3 लिख दोगे, तीनों बार यहाँ पर तो सेम ही है, तीनों बार यहाँ पर तो सेम ही है। अब इसको काट लोगे, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये 26 बार नीचे 25 बार, 4 से 26 बार नीचे 25 बार, 4 से 26 बार और नीचे 25 बार। अब ये 25 से कट जाएगा। वैसे तो मेरे को दिख भी रहा है कि अगर तीनों को गुणा करो तो ये होता है 15,425, लेकिन आपको नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, एक एक बार करके देखोगे। एक बार करोगे तो क्या आएगा 625, फिर दूसरी बार करोगे तो फिर 25 और तीसरी बार करोगे तो फिर 25 कट जाएगा। और 26 का जो क्यूब है वो इसका आंसर हो जाएगा, 26 का जो क्यूब है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर आपको याद होगा 676, उसको 26 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 26 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। कैसे करोगे, आप चाहे तो 25 प्लस 1 से कर दो या 26 से सीधा ही कर लो। 26 का क्या होता है, क्या एक एक कर लो। अब यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 36 लिखोगे आप 6 7 42 से, देखो गुणा करने का मैं एक तरीका ही बता देता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 3 और 2 डिजिट को कैसे गुणा करना होता है। यहाँ पे क्या करना था आपको, 676 को 26 से गुणा करना था। यहाँ लिख लो 0, सबसे पहले को गुणा करो 36, ठीक है। फिर 2 को करो 7 42, 42 और 12, 42 और 12 कितना होता है 44, 44 में 3 जोड़ा दो 7। देखो लास्ट के 2 अंक जो है ना 76 आने चाहिए। लास्ट के 2 अंक किसी और के 76 है क्या, सिर्फ इसी के 76 है। अगर मेरे को 26 का क्यूब याद है तो मैं सीधा कर दूंगा 17,576, याद नहीं है तो मेरे को इतना करते ही पता चल गया, आगे गुणा करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, अब अभी क्या कर रहे थे हम, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अभी कुछ भी मान लिया, जैसे वर्तमान में हमने कुछ भी संख्या मानी, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि आगे कम हो रही है, अगले साल कम हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन के पीछे की तरफ जाएगा। आज मैंने कोई भी जनसंख्या बता दी और 3 साल पहले की बातें बता दी कि घट रही है बढ़ रही है। 3 साल पहले मैंने पूछा कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना वही है, आपने माना कि अक्स जनसंख्या है, 4% बढ़ रही है तो आपने लिख दिया 104 गुणा 104/100, 104/100 बढ़ के क्या बन गई हो 17,576। अब वो सेम वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये तो यहाँ से काटोगे 26/25, 26/25, 26/25। अभी आपने देखा कि ये 26 का क्यूब होता है तो ये तीनों कट गए और संख्या क्या हो गई 25 गुणा 25 गुणा 25 यानी 15,625। आगे की बात हो तो ऐसे करना है, पीछे की बात हो तो उसको अक्स मान लेना है। आगे की बात होगा तो ऑलरेडी अक्स देगा और पीछे की बात होगा तो अक्स आपको मान लेना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अलग अलग बढ़ रही है, पहले साल अलग बढ़ रही है, दूसरे साल अलग बढ़ रही है। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, प्रथम वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 20% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या मैंने कहा ये 8,000 थी, ले ली। पहले साल 10% बढ़ी तो 100 प्लस 10 110/100 कर दिया। दूसरे साल 20% बढ़ी तो 100 प्लस 20 120/100 कर दिया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 0 से 0 कट गया, फिर ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब जो गुणा हो रहा है उनको गुणा कर लो बस। एक 12 × 96 मतलब 9,600 हो गए हैं यहाँ पे, और 12 × 96 क्या 900
हो गया यहाँ पे, और इसको 11 से गुणा कर लो। अब मैं चाहूँ तो आपको 11 की ट्रिक भी बता सकता हूँ, 11 से गुणा करने की ट्रिक भी होती है। या तो आप जो सीधा तरीका यूज करते हो वही 6 99 और 6 105, ये तो तरीका आएगा आपके पास 10,560। अगर मैं दूसरा तरीका बताऊँ 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या होती है कि किसी भी संख्या को, जैसे 0 है तो लास्ट में तो 0 आएगा, इसको तो रख लो। इसको अगर मेरे को 11 से गुणा करना तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं 6, फिर 9 6 15, और फिर एक आई पावर 9 से 15 का लिख दूंगा 5, और 9 और 1 10, 9 लिख लिया मैंने यहाँ से, और जो एक पावर आई उसको एक जो आई उसको 1056 हो जाएगा, और लास्ट में 0 था, लास्ट में 0 लगा दी तो ये हो जाएगा आंसर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना हो आपको, कितनी भी बड़ी हो, जैसे कोई बड़ी संख्या है, ये मान लो कि आपको गुणा करना है 11 से, इसको 3 5 4 2 6 इसको करना है, तो क्या करना है कि इसको 11 से गुणा करने पे क्या रिजल्ट आएगा, पहले आप लिख लोगे 6, फिर 2 2 को करते जाओगे, 6 2 8 4 2 6 5 4 9 5 3 8 और 3, लास्ट में अकेले को, शुरू में अकेले को, ये इसका गुणा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% से दर से बढ़े और महिलाओं की संख्याओं में वृद्धि की रफ्तार 10% हो तो जनसंख्या 8600 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या याद करो। अब इस बार क्या है, हर बार तो क्या हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, उसमें स्पेसिफिक नहीं था कि महिलाओं की बढ़ रही है पुरुष में। भाई कोई गाँव है वहाँ पे महिलाएं पुरुष दोनों ही रहते हैं, तो इंक्रीज हो रहा है, तो महिलाओं की जनसंख्या भी इंक्रीज हो रही है, पुरुषों की जनसंख्या भी। अब ये तो है नहीं कि फिक्स जितनी महिलाएं इंक्रीज हो रही है उतना ही पुरुष, कुछ तो उनमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ बोला है कि 8000 पहले जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ गई और महिलाओं की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ गई और 8600 हो गई। अब देखो करने के इसके भी दो तरीके हैं, एक तो आप मिक्सर एंड एलिगेशन से इसको कर सकते हो, यानी कि पुरुष कितने बढ़े 6%, महिलाएं कितनी बढ़ी 10%, ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, ओवरऑल इंक्रीज हुआ 600 का। परसेंटेज में निकालना है तो कितने का, 8000 पे हुआ गुणा 100, 60/8, 60/8 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो, अगर 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और यहाँ 15/2, 15/2% हुआ, ये ओवरऑल चेंज हुआ। अब मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या करते हैं आप, चाहे तो ऊपर और नीचे इन दोनों को 2 से गुणा कर दो तो यहाँ से 2 को आप हटा सकते हैं, अगर यहाँ से 2 हटाओगे तो यहाँ और यहाँ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 15। अब क्या करते हैं, बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटा देते हैं, इधर 20 में से 15 घटाए तो 5, इधर 15 में से 12 घटाए तो 3, ये आ गया उनका अनुपात, पुरुष और महिलाओं का अनुपात आ गया 5 और 3। 5 और 3 टोटल कितना है 8, और वास्तव में कितना है टोटल 8000, यानी 8 की वैल्यू 8000 है, 1 की वैल्यू 1000 आ गई। पूछा क्या है, महिलाओं की जनसंख्या, महिलाएं 3 है तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 1000, 3000 आ गया इसका आंसर। 3000 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में 1/5 महिलाएं, 1/5 महिलाएं होने का क्या मतलब है कि अगर 5 टोटल है तो उसमें 1 महिला है, यानी 5 पुरुष है और 1 महिला है, ये बात। 5 टोटल है तो 1 महिला है, तो पुरुष कितने बचे ये बताओ, 4 पुरुष बच गए। कहना क्या चाह रहा है कि जनसंख्या में 1/5 महिलाएं, अगर टोटल जनसंख्या 5 है तो 1 महिलाएं, तो पुरुष कितने हैं 4 और महिलाएं 1, ठीक है। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। ये कह रहा है कि पुरुष 5% और महिलाएं 40% जो है निरक्षर है, पुरुषों में तो 5% और महिलाओं में 40% निरक्षर है, लेकिन पूछा किसका है, साक्षर का पूछा है। आपको दिया गया निरक्षर का, लेकिन पूछा है साक्षर का। तो जब आपको दिया गया है कि पुरुष 5% निरक्षर है तो पढ़े लिखे पुरुष कितने हैं 25%, क्योंकि आपको जब साक्षर पूछा तो आपको कैलकुलेशन भी साक्षर पे करनी है, तो 5% पुरुष जो है निरक्षर है तो 95% साक्षर है, तो पुरुषों को लिख दिया आपने 95% साक्षर, ठीक है। 40% महिलाएं निरक्षर है तो पुरुष कितनी महिलाएं बची, अगर 40% महिलाएं निरक्षर है तो साक्षर कितनी महिलाएं बची, 40 तो निरक्षर है, टोटल 100 होती है तो 60% बच गई। अब क्या करना होता है कि कितने लोग जो है साक्षर है, तो आप क्या कुछ नहीं करना, 95 को 4 से गुणा करना है, 5 चौके 20, 9 चौक 36 और 2 38 और 60, दोनों को जोड़ देना है, कितना हो रहा है। इसका कोई यूज नहीं है, इसमें इसका कोई यूज नहीं, इसके बिना आंसर दिया जा सकता है। कितना हो गया 0 14 440 और टोटल कितने थे 4 और 1 5 का भाग दे दो, 5 × 40 4 0 5 × 40 88% विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन को ऐसे, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। अब ये था आज की क्लास में, हम इतना ही करेंगे।
हम जो भी आगे इसके और क्वेश्चंस बच गए कुछ, जैसे आयत की लंबाई चौड़ाई बढ़ा देते तो उसके क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज होता है, बेलन का या शंकु का किसी के भी रेडियस चेंज कर दे, उनका जो बेस चेंज कर दे, उनकी हाइट चेंज कर दे, स्लेंट हाइट चेंज कर दे तो उनके एरिया वॉल्यूम उनमें क्या चेंज आता है, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कल करेंगे। इसके अलावा भी वोटिंग के कई सारे क्वेश्चन बच गए, जैसे वोट के क्वेश्चन आते हैं कि कोई चुनाव है उसमें इतने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनको इतने वोट मिले, उस प्रकार की हम कल करेंगे। और इसके अलावा जो भी टाइप बच गई उसको हम कल कवर करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।